ये हमारा सेकंड लेक्चर है, मैं वापस सीधा बता दूं। हमारे पास वेक्टर 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन का मतलब इसमें 3 यूनिट्स होंगे, आई, जे और के, एक्स, वाई, जेड। फिर हमने पढ़ा था मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। मॉडुलस कैसे आता है? बहुत सिंपल है। मॉडुलस के 3 अलग से नाम है, लेंथ, डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड। मॉडुलस आता कैसे? वेक्टर जो है वो इस फॉर्म में होते हैं, आई, जे, के की, तो या उसकी जनरल फॉर्म है ए बी सी। तो अगर हमें इसकी लेंथ निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सही। फिर हमने पढ़ा था पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर वो है जिसके स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन हो। ये सारी बातें आपने ओ लेवल में भी की हुई। बस फर्क क्या है, वहाँ हम 2 वेक्टर के रिस्पेक्ट से बात करते थे, या हम 3, सॉरी, वहाँ हम 2 डायमेंशन के रिस्पेक्ट से बात करते थे, या हम 3D के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। राइट हसन भाई? फिर हमने पढ़ा था पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स का मतलब है एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के जब k टाइम्स हो, जैसे कि ये अगर 2 - 4 है और ये 1 - 2 है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के इंक्रीज करने से बन रहा है। सही, ये सब लिखा हुआ हमने। तो लेकिन इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात थी कि रेशियो सेम होना चाहिए। और फिर हमने पढ़ा था यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है, वेक्टर को उसकी लेंथ से डिवाइड कर दो तो वो बन जाता है यूनिट वेक्टर। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम, और यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट, और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और बहुत सवाल आपको इसमें मिलेंगे, और मैं वेक्टर के बारे में बता दूं, वेक्टर के सवाल आपको एएस के पास पेपर्स में मिलेंगे। ए2 में आप काफ़ी सवाल नहीं कर सकते क्योंकि अब सिलेबस चेंज हो गया है। एएस का वेक्टर ए2 में आ गया, ए2 का वेक्टर अब काफ़ी चीज़ें उसमें से हट गई। स्केलर प्रोडक्ट क्या है? स्केलर प्रोडक्ट इज यूज्ड टू फाइंड एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। अगर 2 वेक्टर्स के बारे में आपको एंगल निकालना है तो हम यूज करते हैं स्केलर प्रोडक्ट, 2 वेक्टर्स के दरमियान का एंगल। इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है, ये आपको बनाना आना चाहिए, पहले मैं इससे पढ़ा रहा हूँ। फॉर्मूला है स्केलर प्रोडक्ट का ओ ए डॉट ओ बी इज इक्वल टू ओ ए मॉडुलस ओ बी मॉडुलस कॉस ऑफ थीटा। इससे क्या आएगा? इससे 2 वेक्टर्स हैं ओ और बी, ए और बी, इनके दरमियान का इस फॉर्मूले से एंगल आएगा। जहाँ ओ ए डॉट ओ बी बड़ा सिंपल है, ये कैसे आएगा अभी मैं एग्जांपल से भी कराता हूँ। ये आएगा x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 प्लस z1 इंटू z2। तो अगर आपको एंगल निकालने की बात हो रही है तो हम ये वाला फॉर्मूला क्या करेंगे? यूज करेंगे। कैसे करेंगे अभी एग्जांपल से कराता हूँ, फिर आपको सही समझ में आएगा। एक मिनट। हाँ, सही, मैं पहले एग्जांपल कराता हूँ। जैसे कि हाँ, ओ ए वेक्टर है आपके पास 3i प्लस 4j माइनस के, ये ओ ए वेक्टर है। और ओ बी वेक्टर है आपके पास 5i माइनस 2j माइनस 3k। तो हम इस आई जे के से फ़ौरन से निकल जाएंगे। हम ओ ए को लिख लेंगे 3i j k, हम ओ बी को लिख लेंगे ओ बी इज इक्वल टू 5 माइनस 2 माइनस 3। सही, आई जे के की फॉर्म से हट गए, हम वेक्टर फॉर्म में चले गए। अब हमें एंगल निकालना है। एंगल क्या निकालना है? एंगल निकालना है ए ओ बी। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है आपका एंगल का ओ ए डॉट ओ बी, जो ऊपर लिखा हुआ, ओ ए का मॉडुलस, ओ बी का मॉडुलस और कॉस थीटा। सही। तो ओ ए
इधर आ जाएगा 3 4 -1, इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। ओ बी इधर आ जाएगा 5 -2 -3 इज इक्वल्स टू ओ ए की लेंथ इधर आ जाएगी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये क्या आ गई, ये ओ ए का मॉडुलस यानी कि ओ ए की लेंथ आ गई। बराबर में कौन आ गया, बराबर में लेंथ आ गई ओ बी की 3 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और यहाँ आ गया कॉस ए ओ बी यानी कि कॉस थीटा। अब ये कैसे सॉल्व होगा, ये एक नई चीज़ है। ये कैसे सॉल्व होगा, इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका बता दिया। x x से मल्टीप्लाई होगा 3 × 5 15 प्लस y y से मल्टीप्लाई होगा -8, z z से मल्टीप्लाई होगा +3। तो मसले की बात तलब आई 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस √26 और यहाँ आ गया अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 28 कॉस ए ओ बी, कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ से मेरा एंगल आ गया कॉस ए ओ बी इज इक्वल्स टू 15 - 8 + 3 10/। अब आपकी मर्जी है कि आप एंगल को रेडियन में देना चाहो कि डिग्री में देना चाहो, वो आपके ऊपर है जी। √26 इंटू रूट, ये ओ लेवल में नहीं था वैसे, तो मेरे पास एंगल आ रहा है शिफ्ट कॉस 71.4 डिग्रीज। अब कोई सवाल पूछना है तो पूछो। स्केलर प्रोडक्ट किस लिए यूज किया जाता है, टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला, वैसे तो बजाय बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज वो है, वो ये है कि हमने ओ ए से पढ़ा और ओ बी से पढ़ा। अभी अल्फाबेट चेंज हो जाए तो फॉर्मूला हमेशा ओ ए बी थोड़ी रहेगा भाई, तो वो समझाता हूँ। जैफर कैसे, कोई सवाल किसी का? रशीद है। अच्छा, ये फॉर्मूला, अब मैं फॉर्मूले में थोड़ी चेंजेस कर रहा हूँ। हमने कैसे पढ़ा फॉर्मूला ओ ए, ये पहला पेज ही है। यस, A2 में खाली 3D है, तो अगर खाली 2i लिखा हो इसका मतलब ये 1D नहीं बन जाएगा, ये 3J लिखा हो इसका मतलब K0 है। खैर, ओ ए डॉट ओ बी इज इक्वल टू ओ ए मॉडुलस ओ बी मॉडुलस कॉस ए ओ बी। हमने ऐसे पढ़ा फॉर्मूला, लेकिन अब फॉर्मूले में थोड़ी चेंजेस होगी। ये जो फॉर्मूला बना, ये बना एंगल ओ के रिस्पेक्ट से, एंगल ए ओ बी, और इसमें एरोज बड़े इंपॉर्टेंट थे क्योंकि वेक्टर है और वेक्टर में होते ही डायरेक्शन है। ये फॉर्मूला जो हमने बनाया, ये बनाया हमने डाइवर्जिंग, ये भी ठीक है। एक फॉर्मूला बन सकता है कन्वर्जिंग, और सिंपल सी बात है, जब फॉर्मूला बनाओ तो या तो एरो एंगल से भाग रही हो, दूर जा रही हो, डाइवर्स कर रही हो, या एंगल की तरफ आ रही हो, वो फॉर्मूला भी ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता एक भाग रही है एक करीब आ रही है, ए ओ बी। तो एरो या तो एंगल की तरफ आ रही हो या एंगल से दूर जा रही हो। यहाँ फॉर्मूला बनेगा ए ओ डॉट बी ओ इज इक्वल टू ए ओ मॉडुलस बी ओ मॉडुलस कॉस ए ओ बी। बात समझ में आई? या तो एरोज दोनों एंगल से बाहर जाए डाइवर्ज, या उसकी तरफ आए कन्वर्ज। ऐसा नहीं हो सकता एक डाइवर्ज एक कन्वर्ज, आंसर नहीं आएगा। इन दोनों से आंसर सेम आता 71.4 हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से। और जाहिर है, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये मेरा ओ ए है तो मेरा ए ओ क्या होगा, -3 -4 1। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं ए ओ
और BO से करूंगा -5 2 3, आप करके देखना आंसर सेम आएगा। लेकिन बात थोड़ी सी आगे भी, इसी को फॉर्मूले को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। बिल फर्स्ट एंगल आ गया रैंडम एंगल ABC, तो आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी तो फॉर्मूले में कुछ भी नहीं है। अब मुझे एंगल कौन सा चाहिए, मुझे एंगल चाहिए B। अब O से निकल गया मैं, अब मुझे एंगल चाहिए B। अब आपकी मर्जी है, अब आप ऐसे फॉर्मूला बनाओ, बोथ एरोज आर डाइवर्जिंग, तो फॉर्मूला क्या बना, AB वेक्टर, सॉरी BA वेक्टर BC वेक्टर डाइवर्ज कर रहा है दोनों एंगल से, जो वेक्टर इधर आए उधर ही इसका मॉडुलस आ जाएगा, कॉस ऑफ ABC। या तो ऐसे बनाओ या कैसे बनाओ, ये आपके ऊपर है, जो आपको समझ में आए, जिस तरह से इंफॉर्मेशन एक्चुअली जो गिवन है। या तो दोनों एरोज इसकी तरफ आए, समझ में आ गई बात, AB.CB इज इक्वल टू AB मॉडुलस CB मॉडुलस cos ABC। ये मैंने आपको अलग अल्फाबेट से भी बता दिया। हसन भाई कोई सवाल? यामीन यासिर, क्या सीन है? पता नहीं, नो आइडिया। अभी 14 को फैसला होना है ना, हम लोग की तो PTM भी रख दी यार संडे को। यो मैन, PTM है संडे को। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ मैं। हाँ, अब बात आती है, तकरीबन थ्योरी हमारी पहले सेगमेंट की ख़त्म हो गई, ये भी आप AS के वेक्टर कर रहे थे, जो पहले AS में हुआ करते थे। अब एंगल 3 टाइप के हो सकते हैं, तो अगर मैं फॉर्मूला दिखाऊँ आपको, कॉस, जो इन्वर्स लेने से एक स्टेप पहले का फॉर्मूला है वो क्या है, OA.OB डिवाइडेड बाय, वही हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले से समझा रहा हूँ, इज इक्वल्स टू OA मॉडुलस OB मॉडुलस। अब आप खुद बताओ, डिनोमिनेटर तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि वो मॉडुलस है। इसका मतलब सारा एंगल का दारो मदार किस पे है, न्यूमरेटर पे। एंगल अपने आप को डिपेंड करवा रहा है न्यूमरेटर पे। अब न्यूमरेटर क्या है, ये सब कुछ इस पे डिपेंड कर रहा है। डिपेंड करने का मतलब OA.OB अगर ये ग्रेटर देन 0 आए यानी कि पॉजिटिव, तो कॉस कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब हमारा जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है एक्यूट, क्यूट। और अगर OA.OB नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब कॉस कहाँ नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये हो गया ऑब्ट्यूज। यानी कि अभी वेक्टर ऐसे बन रहे थे, यहाँ पर वेक्टर कैसे बन रहे हैं, ऐसे बन रहे हैं, ऑब्ट्यूज। दो ही तीन ही तरह के एंगल हो सकते हैं ना, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, या अगर ये वैल्यू हो जाए 0, 0 का मतलब है परपेंडिकुलर। बात समझ आई? परपेंडिकुलर का मतलब है, अगर आप फॉर्मूले को देखो, OA.OB इक्वल्स टू 0 परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज का मतलब एंगल 90 बन रहा है। जब एंगल 90 बन रहा है तो इस फॉर्मूले को अगर आप गौर फरमाओ तो यहाँ पर आ जाएगा cos 90, और cos 90 होता है 0, तो वो सबको, इन पूरी साइड को 0 कर देगा ना,
तो सिर्फ क्या बचेगा, ओ ए डॉट ओ बी इज इक्वल टू 0। तो पहली दो बातें तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ अगर वैल्यू जैसे यहाँ पर इस सवाल के अंदर अगर ये +10 आ रहा है तो आपको बस समझ में आ जाएगा कि यार एंगल मेरा एक्यूट आएगा, ये -10 आ रहा है तो मेरा एंगल ऑब्ट्यूस आएगा, सिंपल सी बात। लेकिन अगर ये वैल्यू 0 आए तो फिर बात होगी कि हाँ ये परपेंडिकुलर हैं। सवाल स्टार्ट करें, अब देखें कितना समझ में अपने लोगों को आया, और जितनी हमने फर्स्ट क्लास में बातें की थी वो भी ज़रा डिस्कस करें दोबारा से। इतनी सर्दियों को मुझे लगता है अब तो और नहीं पढ़ रहे होगा तुम लोग। अच्छा जी, मैं वर्कशीट पे जा रहा हूँ। एक मिनट। हाँ मतलब डर खत्म हो गया लोगों के अंदर ना। इतना मुश्किल नहीं है टॉपिक। अच्छा अब सवाल आया पहला, नजर आ गया। हाँ, रिलेटिव टू एन ओरिजिन द पोजीशन वेक्टर गिवन है, अच्छी बात है कि वेक्टर फॉर्म में गिवन है। कह रहा था यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, बड़ा सिंपल सी बात की है उसने। कह रहा है यार यूनिट वेक्टर निकाल के दो, तो पहले यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला वापस से देख लो। वेक्टर को उसकी लेंथ से डिवाइड कर दो तो क्या बनता है यूनिट वेक्टर, सॉरी, वेक्टर को उसकी लेंथ से डिवाइड कर दो तो बन जाता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के लिए सिर्फ लेंथ की जरूरत होती है, और लेंथ आपके पास आ रहा है, उप्स सॉरी, अपने पास ए बी, ये तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हो गया, लेकिन ना ओ ए ना ओ बी ना ओ सी, इनका यूनिट वेक्टर थोड़ी मांगा, ए बी का यूनिट वेक्टर मांगा है, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा ए बी का वेक्टर। और ए बी का वेक्टर कैसे आएगा, जैसे ओ लेवल्स में आता था, ओ बी माइनस ओ ए। बस फर्क क्या है, अब 3 एलिमेंट के साथ आप वर्किंग करोगे, तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है 2 - 1 4, नहीं 4 2 -2, हाँ कल 3000 के करीब थे केसेस, 4 2 -2, और यहाँ जगह 2 - 1 4 2 2 3 -6। जबरदस्त, ये मेरा ए बी वेक्टर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसकी लेंथ लूँगा, लेंथ निकालूंगा, 2² + 3² + 6² अंडर रूट में डालूंगा, इज इक्वल्स टू 7 आंसर आएगा। और मेरा यूनिट वेक्टर आ गया 1/7, 1 डिवाइडेड बाय लेंथ, 7 इधर आ गई, और यहाँ वेक्टर आ गया 2 3 -6। ऐसे लिखना चाहो, अगर वो कह दे आई जे के की फॉर्म में, तो ऐसे लिख देना 2i/7 + 3j/7 -6k/7। अभी कुछ नहीं लिखा हुआ तो दोनों सही है।
असफर भाई समझ में आया? निशान ओके। पार्ट 2 में क्या करें अरमान भाई? फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट बी। वेल डन, बिल्कुल सही। बी ओ सी 90 अभी आपको लिखवाया। अगर बी ओ सी है, अगर परपेंडिकुलर है बी ओ सी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसी डायग्राम बन रही है बी ओ सी। तो ओ बी डॉट ओ सी इज इक्वल्स टू 0। इतनी सी बात। तो ओ बी क्या है अपने पास? अपने पास ओ बी है 4 2 माइनस 2, 4 2 माइनस 2 इंटू ओ सी क्या है? अब ऐसे सवालों में अक्सर किसी वेक्टर में कुछ अननोन होता है, और जैसे ही आप जीरो से इक्वेट करते हो आपको वो अननोन मिल जाता है। जैसे कि 4 प्लस 6 माइनस 2p इज इक्वल टू 0। आई इंटू आई, जे इंटू जे, के इंटू के। हाँ देखा था। पाकिस्तान का कब है? यार लगता तो है खुल जाएंगे अरमान भाई। सब तो खुला हुआ है। क्यों परेशान हो गए हो? P3 पे मेहनत करो, M1 तो फिजिक्स वालों को बड़ा आसान लगेगा। बस इस हफ्ते ख़त्म हो जाएगा P3। अच्छा जी, हो गया। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। क्या ये आसान है? ये आसान है। ये अच्छा सवाल है। बिल्कुल वैसी ही है, बस थोड़ी सी और। तो पहले दो पार्ट तो वैसे ही है। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। कोई बात नहीं, क्या होता है उससे? S2 भी सही है, बस अगर आपको परमुटेशन समझ में आई थी तो S2 पे चले जाना। अगर आपको परमुटेशन डर नहीं लगा था तो। अच्छा, ए बी पहले अगेन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। नहीं, आर वी नहीं है। ओ बी माइनस ओ ए। अगेन एक और वैसी सवाल, ताकि दोबारा से कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए। ओ बी क्या है? 3 - 1 3। ओ बी माइनस ओ ए 1 3 - 1। बेल्स का आपने ऑडिटोरियम देखा, वो ज़बरदस्त बना दिया है। 2 - 4। खेलने की जगह भी अच्छी बना दी है। अफसोस आप लोग। या गया 2 - 4 4। अब ए बी की लेंथ निकाल लो भाई। ए बी की लेंथ आपके पास आ गई 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। लेंथ निकालते वक्त माइनस इग्नोर कर दिया करो। ये आपके पास आ गया 36।
unit vector in the direction of AB, unit vector parallel to AB, unit vector of AB, सारी एक ही बात है भाई. 1 divided by 6, 1 divided by length into vector 2 minus 4 4. सेकेंड पार्ट मेरे ख्याल से आपसे हो जाना चाहिए. सेकेंड पार्ट क्या है? फाइंड द वैल्यू, जैसे भी क्या, फाइंड द वैल्यू पी फॉर विच ए ओ सी इक्वल्स टू 90. जब भाई ए ओ सी 90 है तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा क्या, ओ ए डॉट ओ सी इज इक्वल्स टू 0 0. तो ओ ए कितना है, 1 3 माइनस 1 1 3 माइनस 1. ओ सी कितना है, इस पे अननोन होता है कोई जनरली, देखो अननोन है, ये मिल जाता है आपको 4 2 p 4 2 p इज इक्वल्स टू 0. यहाँ तक कोई मसला हसन भाई, मेहर, फतेह? संडे को पीटीएम है? हाँ बिल्कुल पीटीएम है. लास्ट पार्ट, द वैल्यूज ऑफ क्यू फॉर विच द लेंथ ए डी, लेंथ मतलब मॉडुलस, लेंथ ऑफ ए डी इज 7. जब ए डी की लेंथ 7 हो तो क्यू की क्या वैल्यूज होंगी? तो हमें पहले ए डी वेक्टर निकालना पड़ेगा. सही. ए डी वेक्टर कैसे आएगा? ओ डी माइनस ओ ए, ओ डी वो -1 0 क्यू, -1 0 क्यू ओ डी माइनस ओ ए. ओ ए कितना है भाई, 1 3 माइनस 1 1 3 माइनस 1 1 3 माइनस 1 -2 -3 क्यू प्लस 1. सही. अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि यार अगर ए डी की लेंथ 7 है तो क्यू की क्या वैल्यूज हैं? मतलब ये कंडीशन आपको गिवन है, ए डी की लेंथ 7, फाइंड द वैल्यूज ऑफ क्यू फॉर विच ए डी इज 7 यूनिट्स. तो लेंथ कैसे आती है वेक्टर की? लेंथ आती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल्स टू 7 4 प्लस 9 प्लस, अब अक्लमंद आदमी इसको ओपन भी कर सकता है और ज़्यादा अक्लमंद आदमी इसको ओपन नहीं करेगा. क्यू प्लस 1 द होल थिंग स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36. Q plus 1 is equals to plus minus 6. Q is equals to समझ आया? ये आसान आसान सवाल हो गए. ये पहला पेज था क्वेश्चन का 5 - 7. नहीं नहीं, अभी ये मुश्किल होगा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, लेकिन ये ऐसे इतना मुश्किल नहीं है.
ये सेकंड पेज। सही, एक और सवाल कर रहा हूँ फाइनली, ये भी वैसी है। ये अच्छा सवाल है। पहला पार्ट तो आसान है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच एंगल एओबी इज 90। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी तो ओ ए डॉट ओ बी इज इक्वल टू 0। इतनी देर से रखा हुआ था यामिन भाई। जी, यूके और वेल्स, आप इस हादसे में मत बैठो कि आपका कैंसिल हो गया, कभी भी तैयारी नहीं कर पाओगे। अच्छा, ये आ गया 5 1 2 2 7 p is equals to 0। 10 plus 7 plus 2p is equals to 0। 2p is equals to minus 17, p is equals to minus 8.5। ये तो आसान था। सेकंड पार्ट सोचो और बताओ क्या करना है। ना, इसमें कह रहा है इन द केस में p equals to 4 find the vector which has magnitude 28 and is the same direction as AB। कह रहा है अगर p की वैल्यू 4 हो तो उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, हम AB की वैल्यू निकाल लेते हैं, AB वेक्टर निकाल लेते हैं, OB माइनस OA। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 7, और बता दिया इन केस में p इक्वल्स टू 4, तो पहले पार्ट वाली p की वैल्यू यूज नहीं करूंगा। तो ये आ गया 4 AB OB माइनस OA 5 1 2 माइनस 3 6 2। सही। अच्छा, AB की लेंथ कितनी है? AB की लेंथ है 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। AB की लेंथ है 7। तो जो वेक्टर पूछ रहा है वो बड़ा है या छोटा है AB से? तो मुश्किल सवाल कर लिया। हाँ, जो वेक्टर पूछ रहा है जाहिर है वो बड़ा, उसकी लेंथ 28 है, उसका मैग्नीट्यूड 28 है, इसका मैग्नीट्यूड 7 है। तो जिस वेक्टर को वो पूछ रहा है उसको मैंने कह दिया पी क्यू। कुछ भी कह दो। जिस वेक्टर के बारे में बात कर रहा है उसको मैंने कह दिया पी क्यू। इन द सेम डायरेक्शन, वो उसी डायरेक्शन में है। इन केस में p equals to 4 फाइंड द वेक्टर विच इज मैग्नीट्यूड 28 एंड इन द सेम डायरेक्शन एज ए बी। दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब ये ए बी है और वो पी क्यू है, दोनों की डायरेक्शन क्या सेम है। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि ए बी नहीं, पी क्यू ए बी से कितना बड़ा है? बिल्कुल सही तला भाई। तो एक आसान तरीका आ गया कि यार पी क्यू इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए बी, क्योंकि इसकी लेंथ है 7 और इसकी लेंथ है 28। हाँ,
तो अपने को पी क्यू मैंने उसको नाम दे दिया था जिस वेक्टर की वो बात कर रहा था, -362। आंसर आ गया -12 24 8। एक और तरीका भी है, वो क्या है, ए बी का यूनिट वेक्टर निकालो और 28 से मल्टीप्लाई करा दो। यूनिट वेक्टर का मकसद क्या होता है, उसको 1 तक श्रिंक कर देना, उसको 1 पे लेके जाओ फिर 28 से मल्टीप्लाई करा दो। सही। तो हमने किया क्या, ए बी का वेक्टर निकाला आरम भाई, ए बी का मॉडुलस निकाला, फिर हमने देखा यार ये इसका लेंथ 7 है और इसकी लेंथ 28 है, तो कितने टाइम्स बड़ा हुआ, 4 टाइम्स बड़ा हुआ ना यार, 7 4 से 28, तो 4 से मल्टीप्लाई करा दिया। सही। अब ये एक तरह के सवाल हो गए। अब नेक्स्ट कैटेगरी, आगे बढ़ रहा हूँ। ये है डायग्राम वाले सवाल। इनमें डायरेक्शन गिवन होती है कि भाई इधर से इधर जाने के लिए ये मेरा आई है, ये मेरा जे है, ये मेरा के है। हाँ, तो इसके अंदर सवाल के हिसाब से ओ ए क्या है, ओ ए है 6i, नजर आ रहा है आई 6i, इसको लिख सकता हूँ 600। ओ बी क्या है, ओ बी मेरे पास है ये रहा, ओ से बी, ये किस डायरेक्शन में साफ साफ नजर आ रहा है 8j080i j k। और ऐसे ही ओ सी मेरे पास क्या है, आई जे के 0010। आसान था ये वाला सवाल, बहुत इजी है, कुछ सवालों में आपको ढूंढना पड़ता है, अभी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता था। सही। अब करना क्या है, यूज द स्केलर प्रोडक्ट, वही स्केलर प्रोडक्ट वही फॉर्मूला। ईशान ने पहली क्लास नहीं ली होगी। आई भाई के का मतलब है आई और जे नहीं है तो जीरो हो गया ना। यूज द स्केलर प्रोडक्ट टू फाइंड एंगल ए सी बी, इसका मतलब आपको ढूंढना कौन सा है, ए सी बी। अब आप देखो थ्योरी में मैंने अभी आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया, इसी सवालों के लिए सिखाया कि ए सी बी का मतलब है आपको एंगल ढूंढना है सी, ए सी बी। तो आपके पास मर्जी है, आपके पास वेक्टर्स नहीं है, आपको वेक्टर ढूंढने हैं, अब आपको मर्जी है। अब मैं फॉर्मूला ऐसे बना रहा हूँ ए सी बी, तो मुझे सी ए का वेक्टर चाहिए, ये मेरा फॉर्मूला बना, सी ए डॉट सी बी इज इक्वल टू सी ए मॉडुलस सी बी मॉडुलस कॉस थीटा, जो मैंने आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया, आइदर बोथ डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, सी ए मॉडुलस सी बी मॉडुलस कॉस थीटा। अब जाहिर है ना मेरे पास सी ए ना मेरे पास सी बी है, तो पहले इनको निकालूंगा ना यार। तो सी ए वैक्टर आ जाएगा मेरे पास ओ ए माइनस ओ सी। आप ऐसे भी कर सकते हो 6i माइनस 10 के, मतलब वेक्टर फॉर्म में ना जाओ, उससे थोड़ी फर्क पड़ता, एंड में लिख देना 6i j k। इसी तरह से दूसरा वेक्टर कौन सा चाहिए, सी बी। सी बी क्या होगा, ओ बी माइनस ओ सी, ओ बी क्या है 8j माइनस 10k आई जे के। कन्वर्जिंग ले लो, आपके ऊपर है भाई,
मना थोड़ी क्या, कन्वर्जिंग के लिए आप ए सी और बी सी वेक्टर निकालते हैं। मैंने अभी आई जे की फॉर्म में सब्ट्रैक्शन कर दी, कहीं नहीं लिखा कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो जैसा आपको आसान लगे। अब मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, इसको इधर रखूँगा, इसको इधर रखूँगा, आंसर पे चला जाएगा 6 0 - 10 0 8 - 10 अंडर रूट, इसका अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा। करो सॉल्व, आंसर बताओ तला भाई। किसी ने नवंबर में पेपर दिया था, रिजल्ट क्या है बताओ तो अलग से प्राइवेट में। अच्छा, बी से ए बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, बहुत मेहनत लगेगी लेकिन बन जाएगा। सी से ए बनाना मुश्किल होता है। इम्प्रूविंग योर ग्रेड किसी भी सब्जेक्ट में A2 में बड़ा मुश्किल है, आपने देखा होगा कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है A2। वैसे ए मुश्किल है ऑब्वियसली, A2 मुश्किल, ये कैसा सवाल हुआ, कॉस थीटा, हमारा तो ग्रेड ही नहीं है, इम्प्रूव क्या होगा। यस, जो एक्सपेक्टेड पे गए थे वो तो सारी जान मार दें ए लेवल्स में A2 में। 136 164 unavailable and join shift cos 100 divided by under root 136 into क्या आ रहा है आंसर। 47.9 से, थैंक यू। थीटा इज इक्वल टू 47.9 48। क्लियर है, कोई मसला यहाँ तक। हाँ मतलब नेक्स्ट वीक से M1 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आई हैव नो आइडिया फिजिकल और, बस जिन्होंने कर लिया वो जा सकते हैं, जो छाप रहे हैं वो बैठे रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह जुमेरात को। जिन्होंने S2 लिया वो सर काबिर पढ़ाएंगे मेरे ख्याल से। यस असफर भाई, जी जी प्लीज़
सेकंड पेज ये रहा। ओ लेवल में फिजिक्स थी या सर? यार इतना मुश्किल नहीं है M1। M1 में सिर्फ 4 टॉपिक है, S2 में 5 टॉपिक है। कुछ टॉपिक तो बहुत ही सिंपल है, जैसे पहला टॉपिक तो 2 ही क्लासों में खत्म हो जाता है, सोचो। लेकिन मसला क्या होता है, अगर कॉमर्स वाला M1 लेता है ना, उसके दिमाग में हमेशा ये बैठा रहता है, उसके दिमाग का असल मसला है, टॉपिक का मसला नहीं है। उसके दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि यार मुझे तो S2 करना चाहिए, S2 करना चाहिए, S2 करना चाहिए, मेरा ये क्या फ़ायदा है। इसलिए मसला होता है, बाकी कोई मसला नहीं है। ज़्यादा हो गई। अच्छा, मिलते हैं इंशाल्लाह जुमेरात। अल्लाह हाफ़िज़।